हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन इंजन एकेडमी। हमारे लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का जो फर्स्ट टॉपिक है स्टेट्स ऑफ मैटर उसके बारे में डिटेल में बात की। आज ये वीडियो में हम बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट कैसे करेंगे। तो देखो, हमारे पास दो मेथड्स है। फिजिकल प्रॉपर्टी को अगर हम मेजर करना चाहते हैं तो हम लोअर स्टैंडर्ड में ये दो मेथड है जिसके बारे में थोड़ा सा पढ़े होंगे। सीजीएस। अब सीजीएस सिस्टम में हम किसी भी सब्सटेंस का लेंथ सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, किसी भी सब्सटेंस का मास ग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम को हम सेकंड में मेजर करते थे। लेकिन एमकेएस सिस्टम, इसमें हम क्या करते हैं, हम किसी भी सब्सटेंस का किसी भी चीज का लेंथ जो है वो मीटर में मेजर करेंगे, उसका मास हम किलोग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम तो एज यूजुअल सेकंड में ही मेजर करेंगे। तो ये दो तरह की मेथड्स हमने पढ़ी थी। अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, जो मैट्रिक सिस्टम है, इंग्लिश सिस्टम है, ये सबके बारे में आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा है। यहाँ पे हम बात करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी कि एसआई यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम, इसमें कुछ ऐसे यूनिट्स हम पढ़ेंगे जो इंटरनेशनली वैलिड है। जैसे मान लो आपको किसी चीज का लेंथ मेजर करना है, तो आप जनरली क्या करते थे, आप ऐसे भी कर सकते थे ना, हैंड स्पैन से आप मेजर कर लेते थे कितना लेंथ है, या फिर डोरी लेकर, है ना, थ्रेड लेकर आप मेजर कर लेते थे कितना लेंथ है। लेकिन इंटरनेशनली ये वैलिड नहीं है, क्योंकि सबका हैंड स्पैन अलग हो सकता है, सबने जो ऐसे ही कैलकुलेशन आइडिया लगा के कर लिया वो गलत हो सकता है। तो यहाँ पे इंटरनेशनल जो सिस्टम है वो हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो टर्म आता है, आप देख सकते हो राइट हैंड साइड पे मैंने जो टेबल दिया है उसमें आता है बेस फिजिकल क्वांटिटीज। ये हमारी बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज है, जिसमें हम 7 क्वांटिटीज पढ़ेंगे। उसके लिए जो सिंबल्स है वो भी आपको यहाँ दिए हैं। उसके बाद एसआई यूनिट के नाम क्या है, ये जो क्वांटिटीज है उसके लिए क्या नाम दिए गए, और उसके बाद आप पढ़ोगे सिंबल्स ऑफ दैट एसआई यूनिट। तो सबसे पहला है लेंथ। लेंथ के लिए आप सिंबल देखो, एल है, उसके यूनिट को हम मीटर कहेंगे, मतलब लेंथ का एसआई यूनिट हुआ मीटर। आप बोलोगे सर कभी कभी हम किलोमीटर में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, वो सारे जो है वो डिराइव्ड यूनिट हुए। तो अगर आपको पूछेंगे कि लेंथ का एसआई यूनिट क्या है, तो आपको लिखना है मीटर। लेकिन उसका सिंबल आप लिखोगे स्मॉल एम। याद रखना है, यूनिट्स के पीछे कभी आप एस नहीं लगाओगे। जैसे आपने कहा 1 मीटर, तो आप 1 एम लिखोगे। लेकिन आप कहोगे सर लेंथ 10 मीटर है, तो आप यहाँ पे ऐसा नहीं बोलोगे 10 मीटर्स, है ना, प्लूरल नहीं करना है यूनिट्स को। आप वहां पे भी 10 मीटर स्मॉल एम ऐसा लिखोगे। आप देखो 10 मीटर है तो आप लिखोगे 10 और फिर मीटर। तो ये हो गया सबसे पहला लेंथ। मास अगर आपको मेजर करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्मॉल एम। ये यूनिट क्वांटिटी का सिंबल है, यूनिट का सिंबल नहीं है, मास का सिंबल एम। उसका ऐसा यूनिट है किलोग्राम। अब ग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम ये सब हो गए उसके डिराइव्ड यूनिट। और सिंबल में है केजी। ध्यान रखना है यहाँ पे स्मॉल के और जी भी स्मॉल, कैपिटल के नहीं लिखना है। ये बेसिक गलतियां हो जाती हैं हमसे जब हम यूनिट लिखते हैं। उसके बाद देखते हैं टाइम। टाइम को मेजर करने के लिए हम स्मॉल टी, ये उसका क्वांटिटी है, और उसका यूनिट लिखेंगे सेकंड। लेकिन जब आप सेकंड लिखते हो एज अ यूनिट, आपको सिर्फ स्मॉल एस करना है, कैपिटल एस नहीं करना है। वो आप आगे बढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे कंडक्टिविटी का यूनिट हो जाता है, स्मॉल एस आपको लिखना है। फिर आता है इलेक्ट्रिक करंट। उसका जो सिंबल है, यूनिट क्वांटिटी का सिंबल है, वो कैपिटल आई, और उसका यूनिट है एम्पियर। अब एम्पियर को जब आप एज अ यूनिट लिखते हो तो आप कैपिटल ए लिखते हो। पूरा नाम लिखना है तो आपको स्मॉल ए सी ही शुरू करना है। वहां पे पूरा यूनिट का पूरा नाम आपको लिखना है तो कैपिटल ए से नहीं शुरू करना है, आपको स्मॉल ए से उसका नाम लिखना है। फिर आता है टेम्परेचर, थर्मोडाइनमिक टेम्परेचर, या फिर बोलो आप टेम्परेचर। कैपिटल टी सिंबल हो गया क्वांटिटी का, उसका यूनिट है केल्विन। अब हम आगे पढ़ेंगे कि दूसरे भी यूनिट्स है, सेल्सियस, फ़ारेनहीट, उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट।
हमारा जो मेन ऐसा यूनिट है वो है केल्विन, और उसका भी आप जब सिंबल लिखोगे तो कैपिटल के लिखोगे। अब कैपिटल के केल्विन का सिंबल है, उसी तरह किलोग्राम के लिए स्मॉल केजी है। कंफ्यूजन यहाँ नहीं होना चाहिए। बाद में आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस काफी लोग गलती कर देते हैं, किलोग्राम लिख देते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आप क्वांटिटी लिखोगे एन सिंबल, और उसका जो यूनिट है वो है मोल। अब आप देखो, जब यूनिट का नाम लिखा तो आपने लिखा MOLE, लेकिन जब आपको उसका सिंबल लिखना है तो MOL लिखना है। जैसे आप बोलोगे 5 मोल, तो आपको 5 मोल MOL ऐसा ही लिखना है। एस नहीं लगाना है, ES नहीं लगाना है, सिर्फ लिखना है 5 मोल, पीछे ई नहीं लिखना है उसके यूनिट में। और लास्ट है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब इंटेंसिटी मान लो आप एट आफ्टरनून मेजर करोगे 12 o'clock को, एट नून, तो इंटेंसिटी लाइट की, सनलाइट की बहुत ज्यादा होती है ना, और मॉर्निंग में देखोगे तो इंटेंसिटी कम होती है। तो ये इंटेंसिटी मेजर करने के लिए उसकी जो क्वांटिटी है उसका सिंबल IV लिखोगे, और यूनिट है कैंडेला, कैडेला नहीं, है ना, कैंडेला। और उसका जो आप सिंबल लिखोगे यूनिट का, तो उसमें भी स्मॉल डी और स्मॉल डी, स्मॉल सी और स्मॉल डी, CD दोनों स्मॉल है। ये गलतियां जो आप करोगे वो ध्यान रखना है, कैपिटल C नहीं लिखना है, दोनों स्मॉल है, C और D दोनों। तो ये हो गया इंटरनेशनल सिस्टम, है ना, ऐसा यूनिट आप इस तरह से लिखोगे। अब हम आगे डिटेल में इसके बारे में पढ़े। तो देखो, कोई भी यूनिट को आप कन्वर्ट कैसे करोगे। मान लो आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है, 10⁻³ किलोमीटर इक्वल टू हाउ हाउ मेनी सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 10⁻³ किलोमीटर को आप सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे। तो आपको यहाँ पे देखो कुछ रिलेशंस मिलेंगे। जैसे यहाँ लिखा है किलो, आपको दिखे इसलिए मैं थोड़ा सा पेन चेंज करता हूँ। देखो यहाँ पे किलो लिखा है। अब ये किलो से आप क्या करोगे, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे। कहाँ पे है, ये रहा सेंटीमीटर। तो किलो से सेंटीमीटर कैसे कन्वर्ट करो, नहीं आता आपको डायरेक्टली, तो सबसे पहला काम आप ये करो, आप किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। अब 10⁻³ है, उसको मीटर में कन्वर्ट करना है, तो आप इंटू 10⁻³ करोगे, तो ये हो गया मीटर, है ना। देखो, किलोमीटर से मीटर में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब कहाँ है मीटर, मीटर तो बीच में होता है, हमको डायरेक्टली सेंटीमीटर में जाना है, तो ये मीटर हो गया। अब आप क्या करोगे, इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो आपको ये पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो आप फिर से इसको 10⁻² से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया सेंटीमीटर। अब ये सारा मिला दो तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, 10⁻², है ना। तो 10⁻³ किलोमीटर इक्वल टू 10⁻² सेंटीमीटर। तो ये जो यहाँ पे प्रीफिक्स दिए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब आपको ऐसा लिख के दिया 10⁻12 मीटर, तो इसको आप क्या कहोगे, 1 पिकोमीटर। उसी तरह आपको दिया है 10⁻12 10 मीटर, तो इसको आप बोलोगे 1 एंगस्ट्रॉम। ये सारी चीजें याद रखनी है। जब आप लिखते हो 10⁻9 मीटर, तो उसको आप लिखोगे 1 नैनोमीटर। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, आपको इसका आंसर कमेंट करके देना है मुझे। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10⁻9 मीटर इक्वल टू हाउ मच किलोमीटर। चलिए, 10⁻9 मीटर है, उसका आंसर कितना आएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर अब आप कमेंट करते हो तो 1 करके फिर इसका आंसर लिखो। अभी सेकंड क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 10⁻6 मीटर इक्वल टू हाउ मच माइक्रोमीटर। तो ये दोनों आपको जो प्रीफिक्स है वो यहाँ पे मिल जाएंगे, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोनों प्रीफिक्स, है ना। तो आप इसका आंसर कमेंट कीजिए ताकि मुझे समझ में आए कि आपको ये कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। अब हम देखते हैं आगे, मास एंड वेट। देखो, फिजिक्स में भी आप पढ़ते होंगे कि ये दोनों डिफरेंट क्वांटिटीज है। मास और वेट दोनों सेम तो नहीं है, है ना, दोनों डिफरेंट है। तो सबसे पहले देखो आपको यहाँ दिया है मास क्या है।
व्हाट इज मास? मास आप ऐसा बोल सकते हो, किसी भी सब्सटेंस का जो अमाउंट ऑफ मैटर है उसको हम मास कहते हैं। अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, इट इज कॉल्ड मास। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन आएगा, तो फिर वेट क्या है? व्हाट इज वेट? वेट आप फिजिक्स में भी पढ़ते होंगे कि किसी भी जो सब्सटेंस है उस पे ग्रेविटी कितनी लगती है, उसको आप कहते हो वेट। द फोर्स एक्सर्टेड बाय ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से किसी पे कितना फोर्स लगता है उसको हम बोलते हैं वेट। तो ये दोनों सेम नहीं है। जेडबलई रिसेंटली ये क्वेश्चन पूछा है जेडबलई में कि मास और वेट क्या है। एमसीक्यू में जो करेक्ट स्टेटमेंट आपको कलेक्ट टिक करने थे उसमें ये वाला क्वेश्चन आया था। तो मास क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन एनी सब्सटेंस, है ना? वो किसी भी सब्सटेंस में कितना मैटर है वो एक्सप्लेन करता है। अब ये मास चेंज नहीं होता। आप मून पे जाओगे, अर्थ पे रहोगे, या फिर सन पे जाओगे, तो मास कभी चेंज नहीं होता, बट वेट चेंज होते रहता है। आप ऐसा फिजिक्स में पढ़ते होगे। अर्थ पे हमारा जो वेट है उससे मार्स पे आप जाओगे या मून पे जाओगे तो हमारा वेट थोड़ा कम हो जाता है। मून पे आप जाओगे तो 6 टाइम्स कम हो जाता है, क्योंकि वहां पे ग्रेविटी कम है ना? तो इस तरह से आपको ये पता चलना चाहिए। अब आते हैं हम इसके यूनिट्स पे। तो मास अगर अमाउंट ऑफ मैटर है तो उसका यूनिट क्या लिखोगे? तो आप मास के लिए यूनिट लिखोगे, चलो बताओ जल्दी बता दो। मास के लिए आप यूनिट लिखोगे किलोग्राम। अभी तो हमने पढ़ा था मास हमारा मेन क्वांटिटी है, जो बेस क्वांटिटी है वो है, और उसके लिए हम यूनिट लिखते हैं किलोग्राम। लेकिन जब आप बात करते हो वेट की, तो वेट का जो यूनिट है वो हम लिखते हैं न्यूटन। क्यों? क्योंकि ये फोर्स है, ये फोर्स है ग्रेविटी की वजह से। तो उसको हम उसका यूनिट हम लिखेंगे न्यूटन। तो ये आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे भी कन्वर्जन आप कर सकते हो। मान लो मैं आपको बोलूं कि 1 ग्राम इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम, कितना होगा? 1 केजी को आप, 1 ग्राम को आप केजी में कन्वर्ट करो। आप कमेंट कर सकते हो, 1000 नहीं लिखते बच्चे, 1 ग्राम है। 1 ग्राम को जब केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻³ लिखते हो। चलो एक और क्वेश्चन। 1 केजी को आप क्या करो? 1 केजी को आप कन्वर्ट कर दो मिलीग्राम में। कैसे कन्वर्ट करोगे? तो 1 केजी से ग्राम होता है 1000, और ग्राम से मिलीग्राम होता है 1000। तो टोटल हो गया 10⁻⁶, है ना? ये आप वो जो प्रीफिक्स थे ना, वो प्रीफिक्स को अच्छी तरह से याद करो, उससे आपको ये पता चलेगा। अब हम आते हैं कि ये जो वेट है और मास है उसको मेजर कैसे करेंगे। तो मास मेजर करने के लिए तो हमारे पास पूरा चैप्टर है, मोल कंसेप्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन अगर आप देखो यहाँ पे जो दिया है एनालिटिकल बैलेंस, इसका यूज कर सकते हो। इससे आप इजीली किसी सब्सटेंस का मास मेजर कर सकते हो। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी को हम वेट बोल देते हैं। यहाँ पे जो आपको मास दिखाएगा किलोग्राम में दिखाता है, तो उसी को तो हम वेट बोल देते हैं। तो केमिस्ट्री में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। न्यूमेरिकल्स में आपको पूछेंगे कैलकुलेट वेट ऑफ द सब्सटेंस, तो वहां पे भी हम क्या लिख देते हैं? किलोग्राम। परसेंटेज वेट बाय वेट ऐसा हम लिखते हैं, तो वहां पे भी हम किलोग्राम लिखते हैं, ग्राम लिखते हैं। तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि सर ने अभी पढ़ाया था वेट का यूनिट न्यूटन है, लेकिन हम तो सब जगह ग्राम लिखे जा रहे हैं, है ना? तो केमिस्ट्री है, यहाँ पे हम फिजिक्स का जो न्यूटन का कंसेप्ट है कि वेट का यूनिट न्यूटन है, वो न्यूमेरिकल्स में हम नहीं लेंगे। न्यूमेरिकल्स में आपको पूछा है परसेंटेज वेट बाय वेट, तो वहां लिखना है ग्राम अपन ग्राम, है ना? वहां पे न्यूटन अपन न्यूटन मत लिख देना, ध्यान रखो। चलो अब देखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या है? द वॉल्यूम इज अमाउंट ऑफ स्पेस। कोई भी सब्सटेंस कितना स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसको हम कहते हैं अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड वॉल्यूम। और उसको हम मेजर कैसे करेंगे? तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा L इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन मान लो अगर वो क्यूब है तो उसकी सारी चीजें सेम होती है, एल बी एच तीनों सेम, तो हम लिखेंगे लेंथ क्यूब। तो सिंपली आप क्यूब कर दोगे, है ना? क्यूब करने से आपको आंसर आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच। आप ऐसा करोगे तो मान लो हमारे पास 1 डेसीमीटर का कोई क्यूब है, 1 इंटू 1 इंटू 1, इस तरह का अगर कोई क्यूब आपके पास है तो आप इसको बोलोगे 1 डेसीमीटर क्यूब।
बट अब आपका क्वेश्चन होगा कि ये 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना लीटर होता है, तो दैट इज 1 लीटर। याद रखना है ये 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर, आपको यहाँ पे दिखा हुआ मिलेगा। और उसके बाद लिखा है 1 लीटर इक्वल टू हाउ मच ml, तो भी 1000 होता है। देखो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml। और दूसरी चीज 1 डेसीमीटर क्यूब का सेंटीमीटर क्यूब के साथ क्या रिलेशन है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। और अभी तो हमने बोला कि सेंटीमीटर क्यूब डेसीमीटर क्यूब मतलब लीटर है, और सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml होगा। तो देखो आपको रिलेशन मिल गया, डेसीमीटर मतलब लीटर और सेंटीमीटर क्यूब मतलब ml। तो 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 लीटर है अगर, तो आपके पास ये नया रिलेशन आ गया 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml। तो इस तरह से आपको ये वॉल्यूम्स पता चलने चाहिए। 1 डेसीमीटर क्यूब का मतलब 1 लीटर, या फिर 1000 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर 1000 ml। और 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml। चलिए अब आगे देखते हैं कि वॉल्यूम हम मेजर कैसे करेंगे। देखिए लेबोरेटरी में आपके पास बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स है, ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, वॉल्यूम मेजर कर सकते हो। जिसमें आपके पास सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है, आप देख सकते हो ब्यूरेट, आपको यहाँ पे दिखता होगा लेफ्ट हैंड साइड पे जो इंस्ट्रूमेंट दिया है, ये वाला है ना, ये ब्यूरेट है। उसके बाद ये है पिपेट, फिर है ग्रेजुएटेड सिलेंडर, इसमें आप डायरेक्टली ml चेक कर सकते हो कितने ml आपको लेना है। और उसके बाद है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। अब देखो वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क, पिपेट, इसमें आपके पास एक लिमिटेशन है। आप फिक्स अमाउंट ऑफ लिक्विड जब लेना चाहते हो तब आप ये यूज करोगे। से फॉर एग्जांपल इस पे लिखा है देखो 25 ml, तो आप सिर्फ 25 ml लेना चाहते हो तब ये यूज करो। फिर आपको 1 लीटर चाहिए तब ये आप ये वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क यूज करो। बट आपको पता नहीं है कितना लेना है, ज्यादा कम करना होगा तो आप ये ग्रेजुएटेड सिलेंडर ले सकते हो, या फिर आप ये ब्यूरेट ले सकते हो। इससे आप क्या कर सकते हो, आप इजीली कितना चाहिए उतना मेजर करके वॉल्यूम ले सकते हो। अब आगे थे आगे आगे आता है डेंसिटी। देखो डेंसिटी का सिंपल आप इक्वेशन देख लो, मास बाय वॉल्यूम है। मतलब मास आप ऊपर लिखोगे और वॉल्यूम नीचे लिखोगे। अब आपको पता है मास का आपने ऐसा यूनिट कहा था किलोग्राम, और वॉल्यूम तो डिराइव्ड क्वांटिटी है, बट उसका भी अगर आपको ऐसा यूनिट चाहिए तो मीटर क्यूब हो जाएगा। वैसे ये डिराइव्ड यूनिट हुआ, वॉल्यूम डिराइव्ड क्वांटिटी है, तो मीटर क्यूब भी क्या हुआ, डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड यूनिट हुआ। बट आपको ऐसा पूछेंगे कि वॉल्यूम का एसआई यूनिट क्या है, तो आप लिखोगे मीटर क्यूब। और मैं आपको बता दूं, आपको ये पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। और लीटर तो आपको पता है डेसीमीटर क्यूब है, तो 1000 डेसीमीटर क्यूब हुआ 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब, है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब मैं आपको बोलूं, अगर आपको डेंसिटी दिया है किलोग्राम बाय मीटर क्यूब, और उसको आप कन्वर्ट करना चाहते हो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, कैसे कन्वर्ट करोगे, बताओ कैसे कन्वर्ट करोगे इसको। चलो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, आप इसको कमेंट कीजिए, है ना, कि इसका आंसर क्या आएगा। 1 किलोग्राम बाय मीटर क्यूब, इसका आंसर क्या होगा। तो आपको ये चीज पता है ना, अमूल चीज नहीं, ये चीज ये पता है आपको, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम होता है। और दूसरी चीज 1 मीटर क्यूब इक्वल टू सेंटीमीटर क्यूब लिखना है। अभी देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा था, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 डेसीमीटर क्यूब, और डेसीमीटर क्यूब इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो मैं डायरेक्टली लिख दूं टोटल 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब होता है। 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है 10⁶। तो यहाँ पे मैं लिख दूं 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। अब ये दोनों चीजें आपको यहाँ ऊपर लिखनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 1000 ग्राम अपॉन 10⁶। सो व्हाट विल बी द आंसर। चलो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट किया, मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में क्यूब में कन्वर्ट किया। अब 10⁶ ऊपर आएगा, तो क्या हो जाएगा 10⁻³ क्या आपका आंसर सही है, कमेंट कीजिए, क्या आपने सही आंसर दिया। तो 10⁻³ ये हो गया डेंसिटी का नया यूनिट।
बट इसको हम बोलेंगे डिराइव्ड यूनिट। तो इस तरह से आप डेंसिटी मेजर कर सकते हो, किसी भी सब्सटेंस के यूनिट वॉल्यूम में कितना डेंसिटी, कितना मास है, वो रिप्रेजेंट करता है डेंसिटी। अब आगे पढ़ते हैं टेम्परेचर। देखो टेम्परेचर के लिए हमने पढ़ा था एसआई यूनिट है केल्विन, लेकिन ये मेजर होता है केमिकल रिएक्शंस के लिए। आपको एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर मेजर करना है तो जनरली हम सेल्सियस यूज करते हैं, और अगर आपको ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मेजर करना है तो हम उसके लिए फ़ारेनहीट यूज करते हैं, है ना। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं ये फ़ारेनहीट और सेल्सियस का रिलेशन। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे लिखा है फ़ारेनहीट इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32, है ना। इस तरह से रिलेशन दिया है। अब ये तो लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा, ऐसा कौन सा यूनिट है, ऐसा कौन सा वैल्यू है जब ये दोनों सेम हो जाते हैं, मतलब ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब फ़ारेनहीट और सेल्सियस दोनों सेम हो जाएंगे। आप जल्दी से आंसर दीजिए इसका। जी इसका आंसर है -40। चलो कैसे, हम प्रूव करते हैं। मतलब -40 ऐसा टेम्परेचर है जब सेल्सियस और फ़ारेनहीट दोनों सेम हो जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा -40 प्लस करूंगा उसमें 32, तो आप देखो 8 5 जार 40, 9 8 जार 72, तो -72 प्लस 32, ये तो हो गया -40, है ना। -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहीट। सेल्सियस लिखा था मैंने ऊपर, देखो फ़ारेनहीट हो गया, बिंगो। -40 इज द टेम्परेचर वेयर फ़ारेनहीट एंड सेल्सियस बोथ आर सेम। चलिए तो ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम दूसरा एक रिलेशन लिखते हैं फटाफट से। दूसरा एक रिलेशन मुझे यहीं पे लिखना है, वो है केल्विन और सेल्सियस के बीच में कौन सा रिलेशन होगा ऐसा। तो केल्विन का रिलेशन है, देखो केल्विन में डिग्री मत लिखना। अब क्यों नहीं लिखते, क्योंकि केल्विन जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, उसको हम मेजर किसी के साथ कंपेयर करके नहीं करते, है ना। और केल्विन में जीरो से नीचे पॉसिबिलिटी नहीं है। जीरो केल्विन ये मिनिमम टेम्परेचर है जहां पे हम पहुंचने की कोशिश करेंगे। माइनस में कभी केल्विन होता नहीं है। फ़ारेनहीट सेल्सियस दोनों माइनस में होते हैं, अभी हमने देखा था ना, -40 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहीट। तो यहाँ पे आपको पता है केल्विन, अगर मान लो पानी का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता है 100 है, और उसको आप बोलोगे कि कन्वर्ट करके दिखाओ केल्विन में, तो आप सिंपली लिखोगे 373.15। इस तरह से आप केल्विन फाइंड कर सकते हो, है ना। ये हो गया केल्विन, इस तरह से मिल सकता है। लेकिन क्या आपको पता है ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जब केल्विन और डिग्री सेल्सियस दोनों सेम हो जाएंगे, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है। दिमाग को ज्यादा जोर मत दो, ऐसा कोई टेम्परेचर नहीं होता कि जब केल्विन और सेल्सियस दोनों सेम हो जाए। लेकिन एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है वो मैं आपको बताऊंगा। अगर किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज होता है, कोई रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज होता है, और वो आप मेजर करते हो एज 50 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर चेंज मेजर किया आपने 50 डिग्री सेल्सियस, तो आपको पता है कि केल्विन में वो डिफरेंस कितना होगा। कैलकुलेट कीजिए आप, है ना। देखो ऊपर लिखा है सेल्सियस प्लस 273.15 केल्विन हो जाता है ना। तो कैलकुलेट कीजिए, बहुत ही आसान है। अगर किसी रिएक्शन में टेम्परेचर डिफरेंस 50 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में कितना चेंज होगा डेल्टा टी, इट विल बी सेम एज 50। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा सेल्सियस में आप क्या करते हो 273 प्लस करते हो, लेकिन जब आप डिफरेंस लोगे डेल्टा तो ये तो माइनस हो जाएगा। जब आप डिफरेंस लोगे तो ये जो प्लस वाला क्वांटिटी है वो माइनस हो जाएगा, ध्यान रखना है। तो इस तरह से टेम्परेचर चेंज जो है उसके लिए आप बोलोगे कि दोनों सेम होता है। कोई भी टेम्परेचर, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन अगर 10 डिग्री सेल्सियस है तो केल्विन में भी वो 10 केल्विन ही होगा, ठीक है। तो याद रखना है, यहाँ पे नीचे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दी है कि टेम्परेचर देखो 0 डिग्री से नीचे पॉसिबल है सेल्सियस में,
है ना, लेकिन केल्विन में पॉसिबल नहीं है, ये हमने बात की थी। अब आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज है जिसको आप जब मेजर करते हो तो गलतियां करते हो। आपको मैंने कहा जाओ किसी चीज का वेट करके आओ, मैंने आपको एक बुक दिया, आप उसका वेट करके आओ, तो आपने उसका वेट दिया 5.2। अभी 5.2 तो बहुत कम नहीं हो गया, है ना, चेंज कर देते हैं। मैंने वेट करने को कहा आपको और आपने कहा सर इट इज 100 ग्राम, तो मैं कहूँगा क्या, 100 ग्राम कैसे आया, एग्जैक्टली 100 ग्राम। तो मैं किसी किसी दूसरे बच्चे को भेजता हूँ, उसने आके कहा सर 100.2 ग्राम। तो अब देखो पहले बच्चे ने क्या गलती की, उसने एग्जैक्ट अमाउंट दिया मुझे, जो बैलेंस है, जो वेट मशीन है, उसमें 100 के बाद भी कुछ लिख के आया था, अब वो तो देना भूल गया, उसने नहीं लिखा। तो ये हो गया गलती, जो पहला स्टूडेंट है उसने ये गलती किया, उसका आंसर गलत था, दूसरे बच्चे ने सही आंसर दिया। लेकिन हो सकता है दूसरे बच्चे ने भी गलती की हो। अब क्या गलती होगी वो, मान लो तीसरे बच्चे को मैंने जब भेजा तो उसने आंसर दिया सर इट इज 80.6 ग्राम। अब इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन कैसे आया, तो हो सकता है जो दूसरा बच्चा है वो जब वेट करने के लिए गया तो पहले से ही मशीन में 20 पॉइंट समथिंग ग्राम लिखा हुआ है, मतलब उसने उसको टेयर नहीं किया, उसको जीरो नहीं किया। आपको पता है वेट, हम वेट मशीन यूज करते हैं, डिजिटल वेट मशीन, तो सबसे पहले उसको जीरो पे सेट करना होता है, तो आपको सही आंसर मिलेगा। अब ये भाई ने तो वेट रख दिया, 100 आया, 100.2 लेके आ गया, लेकिन जो दूसरा बच्चा है उसने अपना दिमाग यूज किया, तीसरे बच्चे ने सॉरी, उसने पहले मशीन को जीरो पे सेट किया, उसके बाद उस पे बुक रखी, तो जो ये आंसर आया वो परफेक्ट है। तो इसलिए हम बोलते हैं जब भी कोई मेजरमेंट होता है, या तो मशीन का एरर होता है या फिर पर्सनल एरर होता है। अब ये जो एरर वाला टॉपिक है वो आप फिजिक्स में पढ़ते हो डिटेल में, तो यहाँ पे हम सिर्फ कौन सी गलतियां हमसे होती है वो हम देखेंगे। तो सबसे पहली गलती नहीं होनी चाहिए लिखने में। जैसे मान लो आपका रिजल्ट आया, आपका जो रिजल्ट है आप ऐसा लिखते हो 2.36, तो इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको लिखना है 5.236 इंटू 10। ऑलवेज आपको साइंटिफिक नोटेशन फॉलो करना है। अब ये साइंटिफिक नोटेशन क्या है, साइंटिफिक नोटेशन का मतलब है आप कितना भी बड़ा नंबर होगा, एक नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट रखोगे, इस तरह से आप लिखोगे इसको। दूसरा एग्जांपल देते हैं, आपका आंसर आया 0.0062, इस तरह से, है ना, तो आप इसको लिखोगे 6.2 इंटू 10⁻⁻3। अब ये मैंने क्या किया, देखो पहले आंसर में क्या किया था, मैंने पॉइंट को मैं एक कदम लेफ्ट ले गया, तो इसका मतलब मुझे 1 पावर 10 लिखना है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, मैं 3 स्टेप राइट साइड मूव कर रहा हूँ, देखो, तो राइट साइड मूव कर रहा हूँ मतलब मैं वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, 0.0062 को मैं 6.2 लिख रहा हूँ, अब मैं वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ। अब मेरा घर का वैल्यू तो है नहीं, तो इसको मैं इंक्रीज करूँ, तो मुझे क्या करना होगा, जितना वैल्यू इंक्रीज किया उतना पावर को कम करो, 10⁻⁻3। क्यों माइनस लिखा, मैंने 3 स्टेप वैल्यू को इंक्रीज किया, तो मैं 3 स्टेप पावर को डिक्रीज करूंगा, तो 10⁻³ लिख दिया। तो इस तरह से आप किसी भी सब्सटेंस का साइंटिफिक नोटेशन लिखोगे। अब आगे देखो, जब आप ये साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हो तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है। आपको यहाँ पे देखो सेकेंड पैराग्राफ में मैं दिखाता हूँ, 232.508 ऐसा लिखा है, तो आप इसको कैसे लिखोगे, तो लिखा है नीचे लिखा ही है 2.232, मतलब 2 स्टेप आप राइट साइड मूव हो जाते हो। अब 2 स्टेप आपने कम किए, देखो 232 को आपने 2.32 कहा, तो इसका मतलब आपने क्या किया, 100 टाइम्स वैल्यू को डिक्रीज किया, तो आपको 100 टाइम उसको इंक्रीज करने के लिए 10⁻² लिखना है। तो ये हो गया साइंटिफिक नोटेशन, जो आपको यहाँ पे ऊपर भी दिखेगा कि इस तरह से आपको लिखना है n इंटू 10⁻n।
और यहाँ पे भी आप किसी भी नंबर को ऑलवेज एक नॉन जीरो डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दिखाओगे, इस तरह से आप लिखोगे। तो ये आप समझ सकते हो साइंटिफिक नोटेशन कैसे होता है। फिर मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, देखो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि यहाँ 5.6 इंटू टेन रेस टू माइनस 5 लिखा, उसके बाद 6.9 इंटू टेन रेस टू 8। अब इसका आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो कोई डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। आपको सिंपली ये मल्टीप्लिकेशन ऐसे करना है, 5.6 और 6.9, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दो। 5.6 और 6.9 इसको मल्टीप्लाई, और उसके बाद क्या करना है, जो 10 पावर है उसमें 5 है और दूसरा जो 10 पावर है उसमें 8 है, तो इसको प्लस कर देना है। बस सिंपली इस तरह से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। बट आपका जो आंसर आया लास्ट में 38.64 है और पावर है 10 रेज टू 13। तो एज हमने देखा कि साइंटिफिक नोटेशन में हम क्या लिखेंगे, 3.864 इंटू 10 रेज टू 14। क्यों, आपने एक डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लेफ्ट साइड मूव किया, वैल्यू डिक्रीज किया, तो आप यहाँ पावर में +1 करोगे। आपने वैल्यू डिक्रीज किया तो प्लस करो, अगर वैल्यू इंक्रीज किया तो माइनस करोगे। यहाँ पे देख लेते, देखो यहाँ पे आपको दिखेगा कि आपका जो आंसर था 24.50 इंटू टेन रेस टू -8 है। अब आप यहाँ क्या करोगे, आपने 24 है उसको आप डिक्रीज कर रहे हो, 2.45 इंटू टेन रेस टू -8 है। अब एक वैल्यू डिक्रीज किया तो आपको इसमें प्लस करना है। अब बोलोगे सर प्लस करोगे तो मतलब -8 है, इंक्रीज करना है मतलब क्या -9 लिखना है। -8 से -9 को हम डिक्रीज कहते हैं, हमें +1 उसमें करना है। तो 2.45 इंटू टेन रेस टू -7 होगा। तो इस तरह से आपको मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवीजन करना आना चाहिए। देखो थर्ड एग्जांपल जो है उसमें डिवीजन किया है। अब डिवीजन में आप ध्यान से देखो तो आपको यहाँ पे दिखेगा पावर -3 है और नीचे पावर 4 है। अब डिवीजन का सिंपल रूल है कि जो -3 और नीचे 4 है, ये जब ऊपर आएगा तो डिवीजन का मतलब क्या है, आपको पावर का करना है सब्ट्रैक्शन। ये 4 है उसको आप -4 लिखोगे, अगर नीचे -4 था ऊपर आएगा तो वो +4 हो जाएगा। याद रखना है इस तरह से। और आपका देखो आंसर यहाँ पे आ गया 10 रेज टू -7। और जैसा कि मैंने कहा था कि अगर आप एक स्टेप यहाँ क्या करते हो, देखो आप यहाँ पे एक स्टेप राइट साइड मूव कर रहे हो, इस तरह से लिखा है उसमें राइट साइड आप मूव कर रहे हो 4.9। तो आपका जो पावर था 10 रेज टू -7, उसमें आप फिर से एक बार माइनस करोगे। क्यों, आपने वैल्यू इंक्रीज किया, 0.49 0.49 था उसको आपने 4.9 किया, वैल्यू इंक्रीज किया, इसका मतलब पावर डिक्रीज करना है, -1 करना है उसमें। एक डेसिमल पॉइंट शिफ्ट किया तो -1, अगर 2 3 4 जितने भी डेसिमल पॉइंट शिफ्ट करते हो उतनी बार आपको उसको माइनस करना है। तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। सिमिलरली एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप क्या करोगे, मान लो आपके पास सिंपल कोई पावर है ना, जैसे कि 6.65 इंटू टेन रेज टू 4, इस तरह से आपके पास एक वैल्यू है, पावर है 10 रेज टू 4, और प्लस करना है उसको 0.895 इंटू टेन रेज टू 4 में। तो अच्छी बात है यहाँ पे आपके पास पावर कॉमन है, लेकिन ये पावर एक्चुअली कॉमन नहीं था। आप देखोगे ऊपर आपको दिया हुआ है कि वो कॉमन नहीं था, है ना, कॉमन नहीं था। देखो कितना था, आप ऊपर देख सकते हो, उसकी वैल्यू में 10 रेज टू 3 लिखा था, मतलब यहाँ पे 8.95 इंटू टेन रेज टू 3 लिखा था। अब आपको ये पावर को पहले कॉमन करना होता है, उसके बाद ही आप एडिशन कर सकते हो। तो आपको जैसा मर्जी लगे, आप 4 को 3 कर दो या 3 को 4 कर दो, है ना। चलो एक काम करते हैं, 4 को हम एज इट इज रहने देते हैं जैसा कि आपको टेक्स्ट में दिखाया है, लेकिन ये 3 है उसको 4 करना है। अब ऐसे तो पॉसिबल है ना, घर का नंबर तो है नहीं, उसको 4 बना दो। तो वहां पे वैल्यू इंक्रीज करना है तो आगे वैल्यू को डिक्रीज करो, 0.895 इंटू टेन रेज टू 4। अब ये दोनों चीजें जो है उसका आप करोगे एडिशन, 6.65 प्लस प्लस करोगे प्लस 0.895, हो गया एडिशन। और 10 रेज टू 4 कॉमन हुआ,
ये जो है वो कॉमन हुआ, उसका एडिशन मत कर देना 10⁴ और 4 8 हो गया, ऐसा नहीं करना है, वो तो कॉमन हो गया है ना। अब इसका आंसर भी आपको मिल जाएगा, देखो इट इज गिवन हियर 7.545 इंटू 10⁴। अब सिमिलरली सब्ट्रैक्शन में भी आपको ये से करना है। आपके पास वहां देखो एक में 10⁻² पावर है और 10⁻³ है, तो आप क्या करोगे, किसी एक को आप चेंज करोगे, दोनों मत चेंज कर देना। -2 को आप 3 कर दो या फिर -3 को आप 2 कर दो। अब मान लो -3 को 2 कैसे करोगे, उसका मतलब आपने वैल्यू इंक्रीज किया। अब इंक्रीज किया मतलब इसमें +1 किया, +1 किया तो आपने आगे देखो डिक्रीज कर दिया वैल्यू। एक जगह अगर इंक्रीज करते हो पावर तो सामने डेसिमल पॉइंट में वैल्यू डिक्रीज करना है, और उसमें से आप क्या करोगे, 2.5 में से आप 0.48 माइनस करोगे, 10⁻² कॉमन हो जाएगा। तो इस तरह से आप एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी इजीली कर सकते हो। अब आते हैं हमारे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अब जैसा मैंने कहा था, हमने वो 3 बच्चों को वेट मेजर करने के लिए भेजा था, है ना। तो जब वेट मेजर करने के लिए भेजा तो तीनों ने कुछ गलतियां की होगी। वो गलतियां जो है ना, वो आपको यहाँ पे काम आएगी सिग्निफिकेंट फिगर समझने के लिए। आपने अगर किसी को कुछ रुपए दिए, है ना, कुछ मान लो आपने कोई चीज ली, तो वो कितने में ली, तो मान लो उसका एमआरपी लिखा है, उसका जो एमआरपी है वो लिखा है 38.65 रुपीज। तो जनरली हम क्या करते हैं, उसको 39 रुपीज पे कर देते हैं, है ना। जनरली हम ऐसा करते हैं, उसको 39 रुपीज पे कर देते हैं। क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे पास छुट्टे नहीं है, वी डोंट हैव चेंज टू गिव, तो इसलिए पूरा दे देते हैं हम। या फिर हम क्या करते हैं, कभी मान लो आपके पास 38.35 है, तो आप उसको क्या करोगे, 38 रुपीज दे दोगे। अब ऐसा भी क्यों करते हैं हम, क्योंकि छुट्टे नहीं है। तो ऐसी चीज में 0.35 को दुकानदार जो है उसने नेग्लेक्ट किया, और 65 है तो जो गैप रहता है थोड़ा सा, वो हमने नेग्लेक्ट किया। लेकिन इसकी कुछ ना कुछ तो सिग्निफिकेंस है ना। दया पता लगाओ, इसकी क्या जरूरत है, इसकी बहुत जरूरत है। उसी को हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझने के लिए, ये जो प्लस और माइनस की जो एरर्स है, पॉइंट के बाद कोई वैल्यू लिखी है, क्या वो इम्पोर्टेंट है या नहीं, उसी को हम पढ़ते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में। कि हर एक पॉइंट जो लिखा है, जो अनसर्टेनिटी है मेजरमेंट में, वो भी इम्पोर्टेंट है, उसको आप लिखोगे। तो आइए हम पढ़ते हैं ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हम किस तरह से मेजर करेंगे। तो देखो, सबसे पहला हमारा जो रूल है वो है नॉन जीरो डिजिट का। किसी भी नॉन जीरो डिजिट को आप क्या कहोगे, सिग्निफिकेंट। कोई भी नॉन जीरो डिजिट, जैसे आपको ऐसा दिया है 3 2 32 सेंटीमीटर, तो उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है। सबसे सिंपल है ये। आपको दिया है 0.205 ml, तो आप बोलोगे सर इसमें तो दो नॉन जीरो है, तो ये जीरो का क्या होगा। तो उसके लिए भी हमारे पास रूल है, हम आगे देखेंगे। बट यहाँ पे हो गया 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप बने रहिएगा, हम देखेंगे अभी कि जीरो के लिए क्या रूल है। पहला रूल हमने पढ़ लिया कि जो भी नॉन जीरो डिजिट है वो सारे सिग्निफिकेंट है। अब देखो हमारा सेकेंड रूल, जीरो प्रिसीडिंग टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब ऐसा लिखा है 0.30, तो ये वाला जो जीरो है ना, आगे जो जीरो लिखा, वो सिग्निफिकेंट नहीं है, हटा दो उसको, काट दो, काट काट, है ना, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन ऐसा जीरो है जो डेसिमल पॉइंट के राइट साइड है और नॉन जीरो डिजिट के भी राइट साइड है, वो सिग्निफिकेंट है। यस, इट इज सिग्निफिकेंट, है ना, ये सिग्निफिकेंट है। क्यों, क्योंकि वो जीरो और डेसिमल दोनों का पीछे है। चलो अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, 0.0300, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, आप कमेंट कर सकते हो आंसर आपका। यस, ये देखो, जो नॉन जीरो के आगे है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन ये जो नॉन जीरो डिजिट है 3, वो तो सिग्निफिकेंट है। और उसके बाद जो दोनों जीरो है वो भी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो जीरो के बाद 3 नॉन जीरो डिजिट के बाद भी है, और डेसिमल पॉइंट के भी राइट साइड है, तो उसको हम सिग्निफिकेंट कहेंगे।
चलिए अब थर्ड रूल देखते हैं। टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स, मतलब ये वाला जो हमारा क्वेश्चन था ना 205 वाला, मैंने आपको कहा था कि ये बीच वाला जीरो सिग्निफिकेंट है। क्यों? क्योंकि वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। कभी कभी आपको लगता होगा आप ज्यादा पावरफुल नहीं हो, तो आप क्या करो, किसी पावरफुल फ्रेंड को या पावरफुल इंसान के बीच में रहो, उसके साथ रहो, तो आप पावरफुल फील करोगे। तो ये जो जीरो बीच में है ना, वो भी क्या कर रहा है, सिग्निफिकेंस उसका दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि वो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में है। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट रूल है, जीरो एट द एंड ऑफ द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट, है ना, प्रोवाइडेड दे आर ऑन द राइट साइड ऑफ द डेसिमल। अब ये तो हमने पहले भी बोल दिया, है ना, ये वाला रूल हमने पहले ले लिया कि जो भी नंबर नॉन जीरो डिजिट के बाद है और डेसिमल के भी बाद है, उसको हम सिग्निफिकेंट कहेंगे। एक और चीज, अगर आप 100 लिखते हो तो पीछे वाले जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ नॉन जीरो डिजिट के पीछे है, डेसिमल के पीछे नहीं है। उसके बाद आप लिखोगे 200.0, अगर आपने ऐसा लिखा तो ये सारे नंबर सिग्निफिकेंट है। क्यों? बीच में डेसिमल आ गया, डेसिमल के बाद जो जीरो है वो कैसा है, देखो डेसिमल के बाद है और टू के बाद है, मतलब नॉन जीरो डिजिट के बाद है, राइट साइड है उसके, और डेसिमल के भी राइट साइड है, तो वो सिग्निफिकेंट है। अब आप देखना, ये टू सिग्निफिकेंट, ये जीरो भी सिग्निफिकेंट, तो सिग्निफिकेंट्स के बीच में जो नंबर्स है वो भी सिग्निफिकेंट हो गए, मतलब 200.0 में चार सिग्निफिकेंट फिगर हुए। अब आपको मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ। 200 पॉइंट ऐसा लिखा है, 200 पॉइंट, पीछे कुछ नहीं है, 200 फिर पॉइंट बस, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? कमेंट कर सकते हो आप। 200 पॉइंट, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? उसमें तीन सिग्निफिकेंट फिगर्स है, एक नहीं। ये तीनों फिगर सिग्निफिकेंट है, तीनों नंबर सिग्निफिकेंट है। कैसे? पॉइंट जब आपने लिखा मतलब उसके पीछे कुछ तो आएगा, अगर जीरो भी आया तो वो भी सिग्निफिकेंट है, और दो सिग्निफिकेंट के बीच में जितने भी जीरो होंगे वो सारे सिग्निफिकेंट है। तो इसमें हो गए थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब हम आगे देखते हैं, एक एक चीज बाकी रह गई कि ये ऊपर है, देखो फिफ्थ पॉइंट, कि कोई भी नंबर काउंटिंग नंबर है, जैसे मैंने कहा 20 पेन में लेके आया, तो ये नंबर दिखा रहा है, ये मेजरमेंट नहीं है, ये नंबर है। मैं 20 पेन लेके आया, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तो यहाँ पे आप लिखोगे इनफाइनाइट। क्यों? जब आप देखो लेंथ, वेट, मास ऐसी कुछ चीजें मेजर करते हो, वहां पे पॉइंट का मिस्टेक रहता है। आपने कहा कि 10 ग्राम पेन 10 ग्राम 100 ग्राम सॉरी ग्रेप्स लेके आओ, तो आपने ग्रेप्स लेके तो आ गए, लेकिन क्या वो एग्जैक्टली 100 होंगे? उसमें पॉइंट में कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी, है ना। लेकिन जब आपने कहा 20 पेन लेके आओ, तो आपने 20 पेन लेके आ गए, तो अभी यहाँ क्या इसमें कोई गड़बड़ हो सकती है कि आधी पेन नहीं होगी? ऐसा नहीं, वो एग्जैक्ट नंबर है। उसमें पॉइंट के बाद आप कितने भी जीरो लिखोगे उसका कोई मतलब नहीं बनता, मतलब आप जितने भी जीरो लिखना चाहो लिख दो, है ना, उससे वैल्यू चेंज नहीं होगा। तो उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट, है ना, जो नंबर्स है उसको हम बोलते हैं इनफाइनाइट। पॉइंट के बाद आप जितने भी जीरो लिख लो, तो वो सारे कंसिडर हो जाएंगे, उससे आपका मेजरमेंट में कोई चेंज नहीं होगा। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, प्रिसीजन, है ना। प्रिसीजन क्या होता है? जब भी आप मेजर करते हो, आपने कहा था किसी बंदे को, किसी बच्चे को, कि जाओ एक चीज है जिसका आपको वेट पहले से पता है 2 ग्राम है ना, पहले से आपको वैल्यू पता है, लेकिन आपने कोई स्टूडेंट को भेजा। अब उसने क्या किया, पहले वो मेजर करके आया, स्टूडेंट ए फॉर एग्जांपल मेजर करके आया 1.95 ग्राम बताया, आपने कहा नहीं एक बार और जाओ, फिर से वो गया, वो 1.93 आंसर लेके आया, फिर आपने कहा एवरेज निकाल दो, तो उसका एवरेज आया 1.94। अब क्या ये वैल्यू करेक्ट आंसर के क्लोज है? नहीं है, बट ये एक दूसरे के तो बहुत क्लोज है। तो ऐसा मेजरमेंट जो अपने ही जो आंसर्स है, रिजल्ट्स है, उसके साथ क्लोज है ना, खुद के जो मेजरमेंट है उससे क्लोज है, क्लोजलीनेस टू देयर ओन एनालिसिस,
इसको हम कहते हैं प्रीसीजन। याद रखिए, ये वर्ड मत भूलिए, इसको कहते हैं प्रीसीजन। ये प्रीसाइज वैल्यू है, ये प्रीसीजन है। बट हम अब दूसरे बच्चे को भेजते हैं। दूसरा बच्चा क्या करता है, वो पहली बार वेट करके आता है 2.01। हम फिर से भेजते हैं, वो वेट करके आता है 1.99 और फिर हमें आंसर देता है 2.00। अब ये बच्चा कैसा है देखो, ये बच्चा एक्यूरेट है, इसने एक्यूरेसी दिखाया। क्यों? उसका जो आंसर है वो हमने जो एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही क्लोज है। 2 ग्राम के, उसका एवरेज तो एग्जैक्टली 2 ग्राम आया। मतलब इसका आंसर करेक्ट आंसर से क्लोज है, अपने ही मेजरमेंट के क्लोज नहीं है, वो करेक्ट जो आंसर है उससे क्लोजलीनेस है ये सारे मेजरमेंट का। तो इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी मतलब करेक्ट आंसर से साथ क्लोज होना, और प्रिसीजन मतलब अपने ही आंसर को बार बार रिपीट करना, अपने ही आंसर से नजदीक रहना। अब एक और बंदा है ना, बाकी है, बोला सर मेरा टर्न तो बाकी रह गया, लाओ एक बार मैं भी चेक करके आता हूँ। तो उसको हमने भेजा, तो उसने एक बार कहा 1.94, दूसरी बार कहा 2.05 और एवरेज आया उसका 1.995। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, उसके दोनों आंसर्स खुद के भी नजदीक नहीं है और करेक्ट आंसर से तो बहुत दूर है। तो इसको हम ना ही एक्यूरेट कहेंगे, ना ही प्रिसाइज कहेंगे। ये एक्यूरेट भी नहीं है और प्रिसाइज भी नहीं है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक भी, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब देखते हैं हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में सिग्निफिकेंट फिगर का क्या रोल है। तो थोड़ा सा क्विकली देखेंगे हम, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो शायद आपको पता होगा, नहीं पता तो पता हो जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, एडिशन करने के तम क्या ध्यान रखना है आपको। देखो 12.11, इसमें कितने नंबर है, डेसिमल के बाद 2 नंबर्स है। 18.0, इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 1। और 1.012, इसमें डेसिमल के बाद कितने नंबर है, 3। देखो मैं सिर्फ डेसिमल के बाद जो नंबर है उसकी बात कर रहा हूँ। तो आपका जो आंसर आया उसमें डेसिमल के बाद 3 नंबर्स है, बट आपको याद रखना है ये डेसिमल के बाद जो सबसे कम नंबर है वो आपके आंसर में होने चाहिए। तो 31.122। अब इसको आप क्या करोगे, इसको आप लिखोगे 31.1, ये हो गया आपका फाइनल आंसर। अच्छा, यहाँ जो 2 है उसको राउंड ऑफ करोगे तो निकल जाएंगे वो। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं वो वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन है तो हम क्या करेंगे। इसमें आपको डेसिमल के बाद कितना कम नंबर है वो नहीं देखना है, यहाँ पे आपको ऐसा देखना है कि 2.5, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, टोटल 2। 1.25, इसमें टोटल कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, 3। तो सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, 2.5 में, 2। तो आपके आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जो क्वेश्चन में है उतना आपके आंसर में होना चाहिए। तो आप 3.125 इसको कन्वर्ट करोगे टू सिग्निफिकेंट फिगर्स में तो हो जाएगा 3.1। अब आपने देखो कोई सब्सटेंस, कोई नंबर को ऐसे ही नहीं हटाया है, उसके लिए रूल है। ये 5 को कैसे हटाओगे, ये 2 को कैसे हटाओगे, उसको हम कहते हैं राउंड ऑफ, है ना, राउंडिंग ऑफ का रूल। तो आइए देखते हैं हम राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे, किसी भी सब्सटेंस का राउंड ऑफ कैसे कर, नंबर का राउंड ऑफ कैसे करना है। तो हमारे पास चलिए पहले एक क्वेश्चन आता है 1.386। आपको अगर कहा है कि इसको 3 डिजिट के 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आप इसको राउंड ऑफ करना है, तो आप 6 को हटाओगे। अब 6 कैसा है, 6 इज ग्रेटर देन 5। जब ऐसा होगा तो आगे की वैल्यू पे आपको +1 करना है, मतलब 1.39 लिखोगे। चलो अगर आपको कहा कि इसको और राउंड अप करो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, तो आप 9 हटाओगे। अब 9 कैसा है, ग्रेटर देन 5। तो आप आगे जो नंबर है उसमें +1 करोगे, 1.3 1.4 हो जाएगा। सिंपल, इस तरह से आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं सेकेंड रूल, ये फर्स्ट रूल था। सेकेंड रूल क्या है,
कि अगर आपके पास ऐसी कोई वैल्यू है 4.334 और आप इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक, मतलब सिर्फ आपको इतना रखना है, तो आपको 4 हटाना है। तो सबसे पहले आप चेक करो 4 इज लेस देन 5। तो जो भी लेस देन 5 है उसको आप जब हटाओगे तो आगे आपको कोई चेंज नहीं करना है। 4.33 इज द आंसर। और अगर आपको इसको 2 डिजिट तक सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड अप करना है तो आपको 3 हटाना है, वो भी 5 से छोटा है, तो मतलब उसके आगे आपको कोई चेंज करना नहीं है। तो ये दो रूल्स आप कैसे समझे? अगर जो डिजिट आपको ड्रॉप करना है वो 5 से बड़ा है तो उसको निकालते वक्त उसके बाद जो नंबर आता है उसमें +1 करोगे, सिंपल रूल है ये। लेकिन दूसरे रूल में आपने देखा अगर जो नंबर को ड्रॉप करना है वो 5 से छोटा है तो ऐसे ही हटा दो उसको, चल बे निकल, पतली गली से निकल, है ना। उसके लिए आगे आप कुछ ऐड नहीं करोगे। अब आता है हमारा थर्ड रूल। पेन कहाँ गया? ये रहा। थर्ड रूल आएगा हमारा। मान लो आपके पास नंबर है 6.35। अब क्या करोगे? मान लो आपको इसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक राउंड ऑफ करना है तो आपको 5 को ड्रॉप करना है। अब 5 तो एग्जैक्टली 5 है ना, ना ही 5 से छोटा 5 से बड़ा, तो उसको कैसे हटाओगे? तो उसको हटाने का सिंपल रूल है ना, टेक्नोलॉजिया क्या है? अगर ऑड नंबर है तो उसमें +1 करना है उसके आगे, और अगर इवन नंबर है तो उसमें कुछ नहीं करना है। मतलब 6.35 है तो आप उसको करोगे 6.4 जब 5 हटाओगे। लेकिन अगर मान लो आपके पास कोई नंबर है, थोड़ा देर लगेगा, रुको जरा, सब्र करो। मान लो 6.25 है और यहां से आपको 5 ड्रॉप करना है। कहाँ ड्रॉप करना है? अरे हटाना है उसको। तो आगे का नंबर इवन है ना, इवन है तो उसमें आप कोई चेंज नहीं करोगे, उसको ऐसे ही रहने दो। तो 5 हटाओगे, तब अगर आगे ऑड नंबर है तो उसमें +1, और अगर वो इवन नंबर है तो उसको छोड़ दो, वहीं पे छोड़ दो, ऐसा ही लिख दो 6.2। ठीक है। तो इस तरह से हमने आज पूरा जो मेजरमेंट है वो कैसे करते हैं उसका पूरा ये नॉलेज लिया। अब आगे हमारा टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। वैसे तो आपको कोई भी न्यूमेरिकल करना है इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि आपको कन्वर्जन डायरेक्टली आता होगा। कैसे? मान लो मैं आपको बोलूं 1 इंच का मतलब होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो 2 इंच का क्या होगा? तो आप क्या करते हो पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। 1 इंच का मतलब 2.54, तो 2 इंच का कितना होगा? 2 × 2 2.54। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो। 2 4 जार 8, 5 2 जार 10, 1 लिखो, 2 2 जार 4 एंड 5 5.08, ये हो गया आपका आंसर। इतना सेंटीमीटर होगा। अब बताओ हमने यहाँ पे क्या यूज किया? यहाँ पे जो ये डिवीजन दिखाया है, क्या ऐसा कुछ यूज किया? नहीं किया। मतलब इसकी कोई जरूरत नहीं है। डायमेंशनल एनालिसिस टॉपिक ये है कि आप एक क्वांटिटी को दूसरी क्वांटिटी में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते, यूनिट में सॉरी, क्वांटिटी के किसी एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन चलो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे क्या किया है। आपको ये पता है 1 इंच इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है? तो आप ऐसा लिख दो 1 इंच अपॉन 2.54 सेंटीमीटर, इस तरह से। या फिर दूसरी एक चीज लिख दो 2.54 सेंटीमीटर अपॉन 1 इंच। अब आप इसका क्या करोगे? मान लो आपको ऐसा कहा 5 इंच है, उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो। तो आपको पता है कैसे करोगे ये? 5 इंच को आप सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? ये मैंने इक्वल टू यहाँ ज्यादा लिख दिया। तो बहुत ही सिंपल है। इंच हटाना है और सेंटीमीटर लाना है, तो ये वाला यूज करो। क्या करो यहाँ पे? मल्टीप्लाई बाय 2.54 अपॉन 1, ये सेंटीमीटर,
ये इंच, इंच इंच कट हो गया और बचेगा सेंटीमीटर। आया समझ में? अब मान लो अगर आपको कुछ अलग दिया है, आपको सेंटीमीटर दिया है और उसको इंच में कन्वर्ट करना है, तो इससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि सेंटीमीटर कट हो जाएगा और इंच बचेगा। मतलब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले से आता था और ये लोग चाहते हैं आप उसको भूल जाओ और ये करो। इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करना आता है तो आप उसी को यूज करो, आता माजा चटकली मत करो। ठीक है, इसी तरह से आप अपने न्यूमेरिकल्स करते जाओ। देखो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि आपके पास 2 लीटर ऑफ मिल्क है, उसको आप किस तरह से मीटर क्यूब में कन्वर्ट करोगे। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो ऊपर डायमेंशनल एनालिसिस करके ये वो सब किया है, क्या इसकी कोई जरूरत है? नहीं। क्यों? आपको ये पता है 1 लीटर इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब। तो 2 लीटर इक्वल टू कितना होगा? 2 × 10⁻³ मीटर क्यूब। बिंगो, ये आ गया आंसर। देखो, अब क्या जरूरत है इसकी, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं ना, क्या जरूरत है इसकी? डायमेंशनल एनालिसिस इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको एक यूनिट को कैसे दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करते हो ये पता चला, और पूरा केमिस्ट्री जब तक आप न्यूमेरिकल्स करोगे ये आपको सताएगा, और उसी के लिए आपको यहाँ से ही यूनिट कन्वर्जन्स सीख के जाना है। अब दूसरा एक एग्जांपल है, हाउ मेनी सेकेंड्स आर देयर इन 2 डेज? 2 दिन में कितनी सेकेंड्स होती है? अब इसका भी आंसर हम हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से लाएंगे। मैंने यहाँ पे डायमेंशनल एनालिसिस का जो टेक्स्ट बुक का आंसर है वो इसलिए लिखा है कि आप देख सकते हो ये कितना फालतू है, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप क्या पढ़े थे वो याद करो। 2 डेज में कितने आवर्स होते हैं? 24 आवर्स होते हैं। और हर एक आवर में कितने कितने मिनट होते हैं? 60। और हर एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। अब ये सारी चीजें जब मिलाओगे तो आपका आंसर आएगा डायरेक्टली सेकेंड में। अच्छा, यहाँ पे देखो ये भाई ने क्या किया है, वही तो किया है। 2 आवर्स में होते हैं 24 डेज, 24 आवर्स 2 डेज में। एक दिन में होता है 24 आवर्स, तो 2 डेज में कितने हुए? 2 × 24 आवर्स, मतलब ये आपके टोटल आवर्स हो गए। 2 दिन में इतने आवर्स है। और 1 घंटे में कितने सेकेंड्स होते हैं? 3600, तो उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह आप इजीली कितने सेकेंड्स होते हैं 2 दिन में वो पता लगा सकते हो, है ना? अब अब इसको हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करिए आपको क्या अपडेशन चाहिए, आपको ऐसे कौन से टॉपिक है जिसके ऊपर वीडियोस चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहे।